हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन बिजनेस लॉ से रिलेटेड है। बिजनेस लॉ पे हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे सिर्फ एक एमसीक्यू सेशन अपलोड किया है जहां पूरी कवरेज की है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। और आज का जो हमारा सेशन है वो है रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट। और आज हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पे जितने पॉसिबल एमसीक्यूज हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अभी और कई सारी क्लासेस हमें अपलोड करनी है। वहाँ हमने अभी कुछ ही टॉपिक्स डील किए हैं बट बहुत पोर्शन अभी उसका पेंडिंग है। तो जैसे हमारा पार्टनरशिप एक्ट का डिस्कशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे। अब ये तीनों ही एक्ट देखा जाए तो हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये तीनों ही एक्ट बहुत रेलेवेंट है, तीनों के एमसीक्यूज बहुत रेलेवेंट है। आज के क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग अपना आज का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट। यहाँ लिखा भी एमसीक्यूज ऑन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहला क्वेश्चन है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 1932 को फोर्स में आया। बट एक सेक्शन था सेक्शन 69 जिसकी एप्लीकेबिलिटी या हम कह सकते हैं कि जो कि फोर्स में आया है 1 अक्टूबर 1933 से। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी 1 अक्टूबर 1932 एक्सेप्ट सेक्शन 69। नेक्स्ट, prior to the enactment of Indian Partnership Act 1932, the law on this subject was contained in। जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं आया था तो उसके पहले उसके सारे सेक्शंस इंक्लूडेड थे अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यही चीज़ हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी बताई थी, यही चीज़ हम पार्टनरशिप एक्ट में भी बता रहे हैं। नेक्स्ट, द टर्म पार्टनरशिप हैज़ बीन डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932? सेक्शन 4। नेक्स्ट, अब देखो अगर बात करें तो ये क्वेश्चन इररिलेवेंट है क्योंकि अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया। पहले क्या था 2019 के पहले कि जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था, बट अब ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप? There must be an agreement entered into by all the persons concerned. The agreement must be to share the profit of the business. The business must start within 6 months from the date of agreement. The business must be carried on by all or any of them acting for all. तो अगर देखा जाए पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस के लिए, पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट के लिए ये तीन तो चाहिए कि सबसे पहला अग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, तीसरा कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। बट अग्रीमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर बिजनेस स्टार्ट हो ये कोई एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अ जॉइंट हिंदू फैमिली इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और स्टेटस। अ क्लब इज द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये स्पेसिफाई किया गया कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है। बट जो मैक्सिमम लिमिट है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं दी है, पहले वो कंपनीज एक्ट 1956 में दी थी, अब 2013 में दी है। क्लियर? इनफैक्ट ये कंपनीज रूल में भी मेंशन किया हुआ है, इस पे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कशन किया हुआ है, आगे भी डिस्कशन करेंगे। बट जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया है, ना कि मैक्सिमम नंबर के बारे में। क्लियर? यहाँ देखो पूछ ही लिया क्वेश्चन में, द सीलिंग ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज लेड डाउन इन। अब देखो इस पे पहले हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की तो पहले क्या था कंपनीज एक्ट 1956 और उसमें बताया गया था ना कि जो बैंकिंग बिजनेस होता है उसमें मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं और अदर बिजनेस में मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। बाद में ये अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट 2013 में कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्लियर? एंड अगर हम बात करें कंपनीज रूल 2014 की, जो कि हमने पहले भी बताया हुआ है
कि एज पर कंपनीज रूल 2014 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कितने हो सकते हैं? 50। क्लियर? तो क्या ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया? नो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नो। कंपनीज एक्ट 1956 और हम कह सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज लेड डाउन इन द फॉलोइंग केस। अब देखो टेस्ट मतलब बेसिकली यही चीज़ है कि हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं। पहला कि अग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग का होना चाहिए, और तीसरा कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। और ये टेस्ट कहाँ लेट किया गया है? कॉक्स वर्सेस हिकमैन में। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म कभी भी लीगल पर्सन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन पर्टिकुलर वेंचर और अंडरटेकिंग इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये किसी पर्टिकुलर पर्पस या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, और जैसे ही वो पर्पस या एडवेंचर खत्म होता है हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म। इनमें से फर्म का पार्टनर कौन नहीं बन सकता? हिंदू जॉइंट फैमिली, माइनर, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, लिमिटेड कंपनी। ये 3 तो बन सकते हैं, बट हिंदू जॉइंट फैमिली नहीं बन सकता। और माइनर की भी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ माइनर के बेनिफिट के लिए पॉसिबल है। अगर माइनर का उसमें बेनिफिट है तो फिर माइनर पार्टिसिपेट कर सकता है पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप इज ये वॉलंटरली लीगल रिलेशनशिप है। वॉलंटरली क्यों? क्योंकि आप इसका रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते हो। अगर कराओगे तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा, नहीं कराओगे तो नहीं क्रिएट होगा। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप इन अ बैंकिंग बिजनेस कैन हैव नॉट मोर देन 10 पार्टनर्स। ये अभी ऊपर डिस्कस किया। अ पार्टनरशिप इन अ नॉन बैंकिंग बिजनेस मतलब अदर्स की बात कर रहा है, नॉट मोर देन 20 पार्टनर्स। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन अगर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, तो ये तो तब था जब कंपनीज एक्ट 1956 की बात करते थे, और अब किसकी बात करते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 की। तो उसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 100 है। A firm in steel business has 15 partners. It wants to include 15 more persons. It can admit 15 more partners. It can enter into partnership with a firm consisting of 15 partners in order to enjoy the same effect. Both of above, none of above. नो डाउट वो बहुत ही ईजिली 15 पार्टनर्स ऐड कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 100। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आप नेक्स्ट 15 पार्टनर्स को भी ऐड कर सकते हैं। पर यही अगर एज पर 1956 पूछता तो पहले मैक्सिमम लिमिट क्या थी? 20। तो उस केस में वो एडमिट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ डैश इज एप्लीकेबल टू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप। अटमोस्ट गुड फेथ, अल्टीमेट ट्रस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ब्लाइंड फेथ। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? अटमोस्ट गुड फेथ। नेक्स्ट, LLP is a form of partnership that is not possible, is allowed in certain circumstances, is now abolished, can be set up by LLP Act 2008। LLP पे, पार्टनरशिप पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है, पूरा डिफरेंस भी बताया है, डिफरेंशिएट भी किया है, सब कुछ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ HUF? अ मेंबर ऑफ HUF कैन आस्क फॉर एन अकाउंट ऑफ पास्ट प्रॉफिट। On the death of a co-partner, the family business is dissolved. A co-partner is liable to extent of his share in the family estate. Correct answer होगा C. Next, two Hindu joint families cannot unite to constitute a partnership. Cannot unite to constitute a partnership, but the managing members may become partners. Can constitute partnership. Correct answer होगा D कि 2 joint families मिलकर के कभी भी एक partnership start नहीं कर सकती। क्योंकि अभी हमने ऊपर ही बताया कि पार्टनरशिप में HUF कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अ पार्टनरशिप फर्म इज, अगेन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये लीगल एंटिटी नहीं होता, नॉट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इनको इनके पार्टनर्स के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप कैन नॉट बी कंस्टिट्यूटेड बाय 2 इंडिविजुअल्स। ये तो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, 2 HUF नहीं कर सकते, 2 पार्टनरशिप फर्म नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ B and C. Next, a firm cannot become a partner, can become a partner, can become a partner with the permission of the court, can become a partner with unanimous consent of all partners. एक firm कभी भी partnership firm में partner नहीं बन सकता। Select the odd one out. HUF, partnership, company, body corporate. HUF क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है जो कि अग्रीमेंट से नहीं बनता, और बाकी सब अग्रीमेंट से बनते हैं।
Next, partnership is a relationship which arises from an agreement. Next, which of the following is a valid partnership? Partnership between kartas of two Hindu joint families, partnership between two Hindu joint families, पार्टनरशिप बिटवीन अ हिंदू जॉइंट फैमिली एंड फर्म. आप देखो अगर पार्टनरशिप की बात करें तो ना तो उसमें HUF पार्टिसिपेट कर सकता है ना फर्म, तो बी और सी तो गलत है. बट कह रहा है कि दो हिंदू जॉइंट फैमिलीज के कर्तास के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है. हाँ हो सकती है. क्यों? क्योंकि कर्ता कौन होगा? इंडिविजुअल होगा. तो करेक्ट आंसर होगा ए. क्लियर? नेक्स्ट, the relation of partnership arises from contract and not from status. And in particular, the Indian Partnership Act does not apply to the family business carried on by husband and wife. That is correct answer होगा C. Next, a partnership for which no period or duration is fixed under the Indian Partnership Act is known as partnership at will. क्योंकि ये partnership at will मतलब जब आपका मन करेगा आप उसको dissolve करोगे. Next, in a partnership at will, there should be no provision in the contract between the partners for the duration of their partnership. Yes. There should be no provision in the contract for the ending of the partnership. Yes. करेक्ट आंसर होगा डी. बोथ ए एंड बी दोनों ही सही है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी ड्यूरेशन से रिलेटेड मेंशन नहीं होता. वहाँ ये माइंड सेट होता है कि जब मन करेगा, जब विल होगी सारे पार्टनर्स की, तब हम अपनी पार्टनरशिप को बंद कर देंगे. नेक्स्ट, for constituting a partnership within the meaning of Section 4 of the Indian Partnership Act 1932, there has to be a business. The business must be lawful. It may be temporary or permanent. Correct answer होगा D, all of the above. Next, in determining whether a group of person is or is not a firm, regard shall be had to real relation between the partners or relevant facts taken together, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. करेक्ट आंसर होगा डी. बोथ ए एंड बी. अगर हमें ये जानना है कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन है वो पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है या नहीं, तो सिंपली उनके रिलेशन को देखो और रेलेवेंट फैक्ट्स को देखो. नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप इज नो डाउट 2. नेक्स्ट, the essential elements of partnership does not include partnership should be registered, there must be an agreement to share profits of business, there must be mutual agency among partners, there must be an association of 2 or more person. but registered होना compulsory नहीं है, voluntary है. correct answer होगा A. Next, the partnership relation does not exist when a creditor taking a share of profit in lieu of interest and part of payment of principal, a person receives a share of profit as a part of his remuneration, share of profit given to worker as bonus. अब इन तीनों ही केसेस में देखो ये पार्टनरशिप की तो बात नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट, डैश डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. डोरमेंट पार्टनर, सब पार्टनर दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करते. नेक्स्ट, द पार्टनरशिप फर्म बिकम्स एन इलीगल एसोसिएशन व्हेन the number of partners in a banking business exceeds 10, the number of partners in a non-banking business exceeds 10, the number of partners in non-banking business exceeds 20, both A and C. ये C है, ये D है. तो ऐसे देखा जाए एज पर कंपनीज एक्ट 1956 फर्स्ट भी सही है एंड थर्ड भी सही है. बट अब जो क्वेश्चन पूछेगा ना, अब इस फॉर्म में नहीं पूछेगा. अब ये पूछेगा कि अगर पार्टनरशिप फर्म में 100 से ज़्यादा एक्सीड हो गए तो क्या वो इलीगल एसोसिएशन है? यस. नेक्स्ट, where the maximum number of partners in a firm carrying on banking business exceeds 10 and in any other firm exceeds 20, then the partnership becomes a illegal association and as per Companies Act 2013 ये लिमिट कितनी होनी चाहिए? मोर देन 100. तब वो illegal association बन जाएगा. If Partnership Act does not define an expression, then then the reference shall be had to. अब अगर मान लो पार्टनरशिप एक्ट के बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं किया है तो हम किसको रेफर करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को. नेक्स्ट, द अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म्स save insofar as they are inconsistent with the express provision of the Partnership Act. Transfer of Property Act, Indian Evidence Act, Indian Contract Act, Sale of Goods Act. करेक्ट आंसर होगा सी. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट, Which of these are not necessary for constituting a partnership? शेयरिंग ऑफ बिजनेस प्रॉफिट चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए, बट रिटन कंसेंट इसकी ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड पार्टनरशिप? माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, कंपनी एडमिटेड एज पार्टनर, पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन नेशनल एंड अलाइड फ्रेंड,
पार्टनरशिप बिटवीन टू एचयूएफ्स के बीच में कभी भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती। नेक्स्ट, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो मिनिमम लिमिट। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म डज नॉट इंक्लूड ऑल प्रॉपर्टी विच द पार्टनर्स हैव ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ द बिजनेस, ये तो इंक्लूड करता है, गुडविल ऑफ द बिजनेस भी करता है, बट पर्सनल प्रॉपर्टीज जो पार्टनर से बिलोंग करती है वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी। लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। करेक्ट आंसर होगा बी, अनलिमिटेड। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, परपीचुअल सक्सेशन, ये नहीं होता, कोई भी आए कोई भी जाए तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म चलता रहेगा? नहीं, ये पार्टनर से जाना जाता है। अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, बट परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा ए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स परमिसिबल फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप फॉर डूइंग बैंकिंग बिजनेस इज 10। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज पार्टनरशिप फॉर्म्ड? नो डाउट जब भी पार्टनरशिप बनता है ना तो वो बिजनेस पर्पज से बनता है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज शेयरिंग अरेंजमेंट्स रिफ्लेक्ट्स अ पार्टनरशिप? बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन्स engaged or about to engaged in any business, by a servant or agent as remuneration, by a partner who does not actively engage himself in the day to day business affair। तो बेसिकली स्लीपिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं, बट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, टू फॉर्म अ पार्टनरशिप द पार्टीज शुड शेयर, प्रॉफिट भी शेयर करना होगा, लॉस भी शेयर करना होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ पार्टनर लॉस ना शेयर करे। नेक्स्ट, in determining whether a group of person is or not in a firm or is not a firm, or whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be had to the real relation between the parties. This is ascertained from all material facts of the case, all relevant facts taken together, all relevant provision of the पार्टनरशिप एक्ट, द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अब ये अगर समझना है कि पार्टनरशिप है या नहीं तो सारे रेलेवेंट फैक्ट्स को आपको कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट, where no time is expressly stated for its duration and there is no contract to fix the duration, the partnership may be terminated at a moment's notice by the other party। इस तरह की पार्टनरशिप को ही हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट, when a partner of a firm agrees to share his own share of profits with an outsider, तो इसको हम क्या कहते हैं? सब पार्टनरशिप। नेक्स्ट, which of the parties may be admitted as a partner? Minor। नेक्स्ट, a new partnership may be formed by the following persons: one major and all other minors, one minor and minimum two other majors, minimum two majors and minor only admitted to the benefit of the firm। Correct answer होगा C। Next, where the goodwill of the firm is sold after dissolution, a partner may carry on a business competing with that of the buyer and he is subject to the agreement between the buyer and himself, may not use the firm name, yes, represent himself as carrying on the business of the firm, yes, solicit the customer of the old firm। Correct answer होगा D, all of the above। Out of the following statements, which is true? A sleeping partner is also liable to third parties, ये तो correct है। Law of partnership is an extension of the law of guarantee, no। Registration compulsory है, no। Partnership की separate legal entity होती है, no। Correct answer होगा A। Registration firm का हमेशा क्या होगा? Optional होगा, voluntary होगा। Next, a partnership firm has to be registered with director of firms, registrar of firms। Next, in case of an unregistered partnership firm, a partner cannot file a suit against the firm, yes। A partner cannot file a suit against any partner of the firm, yes। The firm cannot file a suit against third parties to enforce a contract, yes। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके पास ये तीनों ही राइट नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द पार्टनरशिप एक्ट बाय सेक्शन 69 इनडायरेक्टली रेंडर्स अ रजिस्ट्रेशन फर्म कंपलसरी बाय प्रोवाइडिंग। अब देखो सेक्शन 69 में ना कॉन्सिक्वेंसेज दिए नॉन रजिस्ट्रेशन के। सबसे पहला तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, सूट नहीं कर सकते अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो। दूसरा, अगर आपने किसी भी तरह का कोई क्लेम पे किया तो उसका आप सेट ऑफ नहीं करा सकते। तीसरा, जो भी अग्रीव पार्टनर है जिसका लॉस हुआ है वो किसी भी दूसरे पार्टनर या फर्म के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। एंड फोर्थ, कोई भी थर्ड पार्टी आप पे केस फाइल कर सकती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं नॉन रजिस्ट्रेशन का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फर्म को ये लगेगा कि ठीक है हम अपना रजिस्ट्रेशन करा ले तो एटलीस्ट इन चीज़ों से बच जाएंगे। क्लियर?
बाय, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन डिसेबिलिटीज. नेक्स्ट, अ फर्म मे बी रजिस्टर्ड इन द बिगनिंग व्हेन इट इज फॉर्म्ड, एट अ लेटर डेट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. बनने के बाद, काम स्टार्ट होने के बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के बाद भी ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. नेक्स्ट, इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन. फर्म का नाम होना चाहिए, ड्यूरेशन होनी चाहिए, नेम ऑफ एनी प्लेस वर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, मतलब काइंड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, बट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट, which of the following details is required to be given in an application for registration of a firm? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नो, पैन नंबर नो, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म ये बहुत ज़रूरी है. करेक्ट आंसर होगा सी. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, येस. एजेंट्स ऑफ पार्टनर्स स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ. ऑल द एक्टिव पार्टनर्स, नो. करेक्ट आंसर होगा डी कि जो भी पार्टनर है उनको साइन करना होगा. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके एजेंट को साइन करना होगा. अ फर्म नेम शैल नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स: क्राउन, इंपेरियल, एम्परर, इम्प्रेस, किंग, क्वीन. इनमें से कोई भी नाम फर्म यूज नहीं कर सकता. तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, registration of a firm is effective from the date when the registrar files a statement and makes entries in the register of firms, the date of presentation of a statement, the date published in the official gazette, the date intimated to the partners. Correct answer होगा A. Next, after the registration of a firm, if a partner retires, such a change in the constitution of firm requires a notice to be sent to the registrar. Yes, अगर पार्टनर रिटायर कर रहा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो फिर एक नोटिस रजिस्ट्रार को भेजनी होती है. Next, intimation about closing and opening of a branch after registration is required to be given by all the partners jointly. कोई भी पार्टनर या फर्म का एजेंट कोई भी इंटीमेट कर सकता है. If an unregistered firm intends to file a suit against the third party, it should get itself registered before filing the suit. False, as such disability can never be removed. True, as after registration, firm's disability to file such suit is removed. सही है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकोगे. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसेबिलिटीज ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म. यह भी ऊपर बताया है. इट कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, येस. कैन नॉट क्लेम अ सेट ऑफ, येस. इट्स पार्टनर्स कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म. करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, in case of an unregistered firm, the partners can file a suit for the dissolution of firm, accounts of dissolved firm, realization of partners profit of, realization of property of dissolved firm. इन तीनों के लिए भले ही आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तब भी पार्टनर्स सूट फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट, any person who supplies false information to the registrar of firms shall be liable to punishable with imprisonment up to 3 months. Next, the registrar of firms shall be open to inspection by any person on payment of prescribed fees. Which of the following statement is incorrect? The registration of a firm is a condition precedent to the right to institute a suit. If a partner refuses to sign the application for registration, then registration can be done only by dropping the name of a partner from the firm. पहला दो स्टेटमेंट करेक्ट है. A third party cannot file a suit against an unregistered firm. बल्कि थर्ड पार्टी फाइल कर सकती है, एक अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकता थर्ड पार्टी पे. तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 18, अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म functions in a dual capacity of principal as well as agent. If a partner commits fraud in the conduct of the business of a firm, he shall indemnify the firm any loss caused to it by his fraud. अगर पार्टनर की गलती है तो फिर पार्टनर से ही इंडेमनीफाई कराते हैं, उनसे ही पेमेंट कराते हैं. नेक्स्ट, partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage, for the welfare of the society, for the advantage of the family members, for earning personal profit. करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि जितना अच्छा काम पार्टनरशिप फर्म करेगी उतना ही अच्छा रिटर्न पार्टनर्स को मिलेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स? अ पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट, ये तो करेक्ट है. राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट ऑफ असेस टू बुक, राइट टू गिव रेम्यूनरेशन. राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये राइट बेसिकली कहीं ना कहीं एक्सप्रेस्ड होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन अ फर्म बाय द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. नो, सारे पार्टनर्स अग्री होते हैं तो. अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ फर्म. नो, द लाइबिलिटी ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर टू थर्ड पार्टीज कंटिन्यूज इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट. येस, जो अग्रीमेंट या जो
कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने हुए थे उनके लिए तो वो लायबल होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which are the matters that require unanimous consent of all the partners? Admission of a partner, transfer by a partner of his interest in the firm, fundamental change in the nature of the firm. Correct answer होगा all of the above. Next, a partner has an implied authority to bind a firm by his act if he acquires immovable property on behalf of the firm, opens a banking account on behalf of the firm in his own name, withdraws a suit or proceeding filed on behalf of the firm. अगर देखा जाए तो इसमें से क्या कोई इम्प्लाइड अथॉरिटी है जो फर्म को बाइंड कर सकती है? नो। तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ देखो इम्प्लाइड अथॉरिटी के बारे में एक बार डिटेल स्टडी कर लेना, सो दैट इम्प्लाइड अथॉरिटी से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली इसका आंसर कर पाओ। नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ अ माइनर पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म। नेक्स्ट, अ माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप is entitled to such share of profit and of the profits of the firm as may be agreed upon, has a right to assess to and inspect and copy any of the accounts of the firm. He can sue for an account and profits when he sever his connection from the firm. All of the above. Minor के पास ये सारे rights होते हैं. Next, subject to contract between the partners, a partner does not have any one of the following rights: right to receive remuneration, right to share profit, right to take part in the business, right to claim interest. Next, the authority of a partner to bind the firm for his acts as contained in section 19 of the Indian Partnership Act is known as implied authority. Next, an act is to be said done in implied authority if done in the usual way to carry partnership business, done in the conduct of the business of the kind carried on by the firm, done in the firm name or in any other manner exercising or implying on intention to bind the firm. Correct answer होगा D, all of the above. Next, an act done by a partner is binding on the firm if it is done in the name of firm. Next, a partner can bind a firm by his act if he submits a dispute to arbitrations, withdraws suit or proceeding filed on behalf of the firm, transfer immovable property belonging to the firm, buys goods on behalf of the firm. एक पार्टनर फर्म को बाइंड कर सकता है अगर उसने फर्म के नाम पे गुड्स खरीदा है तो। नेक्स्ट, फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर्स द डिसीजंस इन द फर्म आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, यही चलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अ पार्टनर इज नॉट एन एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, इनकरेक्ट बोला है। ऑन बिकमिंग मेजर द लायबिलिटी ऑफ अ माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड नाउ बिकमिंग अ पार्टनर बिकम्स अनलिमिटेड फ्रॉम द डेट ऑफ मेजॉरिटी। तो देखो बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जिस दिन वो मेजर में कन्वर्ट होता है उस दिन से अनलिमिटेड नहीं होता। अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है एज अ पार्टनर तो ही उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट, when a minor is admitted to the benefit of the partnership, which of the following statement is false? Such minor's share is liable for the acts of the firm. The minor is also personally liable. ये तो possible ही नहीं है। Next, for changing the nature of a business, consent of all the partners is needed. Consent of majority of partner is needed. Consent of court is needed. Consent of registrar of firm is needed. Correct answer होगा A, सारे partners की consent होगी तभी business का nature change हो सकता है। Next, the partners take decisions on the basis of majority in ऑल मैटर्स, ऑर्डिनरी मैटर्स। ऑर्डिनरी मैटर्स के केस में मेजॉरिटी चल जाती है, बट अगर बहुत सीरियस मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, फंडामेंटल मैटर है, तो वहाँ सारे पार्टनर्स की परमिशन चाहिए होती है। नेक्स्ट, एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन सू ऑन मैटर्स अराइजिंग अदरवाइज दैन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैन सू ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी सूड, कैन सू एंड बी सूड। नो डाउट ये उन मैटर पे सूट कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड हो। क्लियर? अदरवाइज देन आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अराइज हो रहा उस पर वो केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव असेस टू एंड इंस्पेक्ट कॉपी ऑफ एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्टनरशिप, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, आफ्टर डिसोल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। हर एक सिचुएशन में ही पार्टनर असेस कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। नेक्स्ट, where a partner is entitled to interest on capital subscribed, such interest shall be payable only out of profit. अगर लॉस है तो फिर उसमें से पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एंड परसुएंट टू सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पार्टनर इज नॉट entitled to interest on capital subscribed by him. Partner is not entitled to interest on the advance made over and above the share of the capital. Partner is not entitled to remuneration for taking part in the conduct of the business. करेक्ट आंसर होगा सी।
अब क्योंकि देखो क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ये तो मिलना ही मिलना है @6%। अगर एडवांस दिया है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड विद द बिजनेस मे बी डिसाइडेड बाय, अगर ऑर्डिनरी मैटर्स है तो कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी पार्टनर्स के बेसिस पे भी डिसाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट, अ चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी अफेक्टेड ओनली बेस्ड ऑन, अगर नेचर बिजनेस का चेंज करना है तब सारे पार्टनर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी। करेक्ट आंसर होगा ए, अनएनिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट, property of the firm does not include trademark owned by the firm, property acquired by or for the firm, goodwill of the business, property belonging to the partners। जो पार्टनर से बिलोंग कर रही है प्रॉपर्टी वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? पार्टनर्स की, ना कि फर्म की। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, वर अ फर्म कंस्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स टर्म continues to carry on business after the expiry of the set term, the mutual rights and duties of the partners will be similar as that of partnership at will। क्योंकि देखो ये चीज़ बता रहा है कि एक फिक्स टर्म के लिए थी, लेट्स से फॉर 1 ईयर, और जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ तो ये पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जानी थी, बट क्योंकि आप कह रहे हो कि फिक्स टर्म के बाद भी आप इसको कंटिन्यू करोगे तो जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होंगी जो पहले थी। जो पार्टनरशिप एट विल में चलता है वही सेम म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ अभी भी होंगी। नेक्स्ट, इफ अ पार्टनर एडवांसेस मनी टू द फर्म ही विल बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर ने एडवांस दिया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा एडवांस पे, फिर भले फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, वेदर आर प्रॉफिट्स और नॉट। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस फॉल्स आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी? टेकिंग लोन बाय प्लेजिंग गुड्स ऑफ द फर्म, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है। एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, सेटल अकाउंट्स विद कस्टमर्स, सबमिट डिस्प्यूट्स फॉर आर्बिट्रेशन, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी के विद इन नहीं आता। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज एक्ट्स आर विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी? एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट अगेंस्ट द फर्म, विड्रॉ अ सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ये तीनों ही इम्प्लाइड अथॉरिटी का पार्ट नहीं है। टू इशू चेक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, क्योंकि देखो इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात होती है कि जो यूजुअल वे है एक बिजनेस को कैरी करने का, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको हम इम्प्लाइड अथॉरिटी का पार्ट मान सकते हैं। बट अगर मान लो आप कह रहे हो कि आप अपने नाम पे कोई बैंक अकाउंट ओपन करोगे या फर्म के नाम पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो ये इसके लिए आपको अलग से एक एक्सप्रेस फॉर्म में परमिशन चाहिए होती है। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी का पार्ट नहीं होता है। इसीलिए हमने बोला एक बार इम्प्लाइड अथॉरिटी को डिटेल में स्टडी भी कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इज सब्जेक्ट टू यूसेज ऑफ कस्टम ऑफ द ट्रेड, स्पेसिफिक अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, notice to a partner operates a notice to the firm. For such purpose, notice may be given to all the partners jointly, a partner who habitually acts in the business of the firm. सिर्फ उस पार्टनर को भी आप नोटिस दोगे जो कि एक्चुअली एक्ट करता है, जो कि एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है, तो भी चलेगा। नेक्स्ट, अ माइनर मे गिव पब्लिक नोटिस ऑफ इट्स डिसीजन टू कंटिन्यू और विड्रॉ फ्रॉम द फर्म ऑन हिज अटेनिंग मेजॉरिटी विद इन 6 months. Next, on attaining majority, when the minor partner elects not to become a partner, his share is not liable for any acts of the firm done after the date of giving public notice. Next, a minor before attaining the age of majority has a right to receive aggrieved share of property and profits of the firm, assess and to inspect the accounts of the firm, sue the firm for share of property or profits if he wants to sever with हिज कनेक्शन विद द फर्म। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि माइनर के पास मेजॉरिटी अटेंड करने के पहले ये सारे राइट्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी हैज़ इलेक्टेड टू बिकम अ पार्टनर, ही बिकम्स पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। जिस दिन वो एज अ माइनर पार्टनर एडमिट हुआ था वहाँ से फिर काउंटिंग होने लगती है, वहाँ से उसकी लायबिलिटी क्रिएट होती है। नेक्स्ट, Act of a firm in the Partnership Act means authorized acts, any such act or omission which give rise to a right enforceable by or against the firm. Next, according to section 31 of the Act,
Subject to the contract between the partners and to the provision of Section 30, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all existing partner. अगर आपको किसी भी पार्टनर को एडमिट करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो उस केस में आपको सारे पार्टनर्स की परमिशन चाहिए होती है. नेक्स्ट, if a partner is adjudicated insolvent, which of the following are the consequences? Ceases to be a partner in the firm on the date the order of adjudication is made. The estate of the insolvent partner is not liable for the act of the firm even after the date of order of adjudication. The firm stands dissolved on the date of adjudication unless there is a contract to the contrary. Correct answer होगा D, all of the above. क्योंकि इन तीनों ही केसेस में ये माना जा रहा है कि वो इंसॉल्वेंट है और ये तीनों ही उसके कॉन्सिक्वेंस हैं. नेक्स्ट, a partner may not be expelled from the firm by any majority of partners unless the terms of partnership agreement confer the power to expel a partner. The expulsion is made by a majority of the partners of the firm. The decision of expulsion is made by all the partners in good faith. Correct answer होगा D, all of the above. क्योंकि अगर आपको किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है तो उसके लिए आपके पास एक्सप्रेस पावर होनी चाहिए. नेक्स्ट, unless there is a contract to the contrary, a firm is automatically dissolved on the expiry of fixed term. Yes. Death of a partner, insolvency of a partner. Correct answer होगा D, all of the above. Next, under section 36 of this act, an outgoing partner may carry on business competing with that of the firm and he may advertise such business, but subject to the contract to the contrary, he may not use the firm name, represent himself as a partner of the firm, solicit the customers who are dealing with the firm before he ceases to be a partner. All of the above. ये कह रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है, एक आउटगोइंग पार्टनर है, तो वो सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जो कि फर्म का है. बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि फर्म का नाम नहीं यूज़ कर सकते, खुद को उस फर्म का पार्टनर एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और उन कस्टमर्स को डील नहीं कर सकते जिनको ऑलरेडी फर्म डील करे. तो करेक्ट आंसर क्या? तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड. मतलब अगर आपको कोई बिजनेस करने से रोके तो वो वॉइड है. बट इफ एन आउटगोइंग पार्टनर अग्रीज विद द फर्म दैट ही विल नॉट कैरी ऑन एनी कंपीटिंग बिजनेस, तो इस तरह का जो अग्रीमेंट है वो वैलिड है इफ सच रिस्ट्रेंट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरिंग ऑफ एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म. कई बार क्या होता है कि जब आउटगोइंग पार्टनर जाता है, कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है ना, तो फर्म उसको ये कह सकता है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वही बिजनेस आप मत करना कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक. ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग हम उसको मना कर सकते हैं, ठीक है. और अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो इस रिस्ट्रिक्शन को वैलिड माना जाता है. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, a notice in writing by one partner must be given to all the partners of the firm in case of dissolution of partnership at will. Next, the following is a ground for dissolution of partnership by the court. Insanity of a partner, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए. Incapacity of a partner to perform his duty as a partner. Willful misconduct by a partner. ये सारे ही केसेस एक तरह का ग्राउंड है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय द कोर्ट. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. अब देखो, जो डिसोल्यूशन है वो भी कई तरीके से होता है. कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी होता है, वॉलंटरी डिसोल्यूशन भी होता है, बाय कोर्ट होता है, बाय पार्टनर्स होता है. तो उस पर भी एक डिटेल स्टडी आप लोग कर लेना. नेक्स्ट, a firm is compulsorily dissolved by adjudication of any partner of the firm as insolvent, by the death of a partner, by adjudication of all the partners or of all the partners but one is insolvent. क्या कह रहा है कि अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या एक छोड़ के बाकी सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो नो डाउट आपके पास कोई सिचुएशन नहीं बची, आपको अपने फर्म को बंद करना ही होगा. यहाँ पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन है. डेथ के केस में क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना फर्म बंद करना पड़े. हाँ, सिर्फ ये होता है कि कंपोजिशन चेंज हो जाता है, रेशियो चेंज हो जाता है पार्टनर्स का. और इंसॉल्वेंट में भी हो सकता है एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, बाकी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट ना हो. क्लियर? अगर डेथ और इंसॉल्वेंट के केस में देखें ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है तब तो डिसोल्यूशन होगा. अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं बोल रहा है तो उस केस में कई बार हम लोग ये मेंशन कर देते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी या इंसॉल्वेंट होगी तो फर्म उस केस में डिसॉल्व नहीं होगा, सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा और हम नए रेशियो में अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर डिसोल्यूशन द असेट्स ऑफ अ फर्म आर टू बी अप्लाइड इन पेइंग joint debts to third parties, advances of each partner, to each partner what is due from the firm in respect of capital. Correct answer होगा D, all of the above. Next, the partner's authority to act for the firm and to bind the co-partners continues even after the dissolution of the firm to wind up the affairs of the firm to complete the unfinished transaction. No doubt correct answer क्या होगा? C, फर्म को वाइंड अप करने के लिए और जो भी ट्रांजेक्शन आपने वाइंड अप के पहले स्टार्ट किए थे उनको फिनिश करने के लिए. इन दोनों ही केसेस में पार्टनर्स के पास अथॉरिटी होती है कि वो बाकी पार्टनर्स को बाइंड कर सकें. Next,
A public notice under the Partnership Act is given according to Section 72 in the following cases. Admission के केस में, retirement के केस में, minor attaining majority. Correct answer होगा D, all of the above. Next, the dissolution of a partnership firm does not take place by operation of law on the happening of certain events in accordance with the partnership deed by mutual agreement of all the partners. On the death of a partner, the partnership deed provides that death of the partner shall not dissolve the firm. Correct answer होगा D कि फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा अगर हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि किसी पार्टनर की डेथ से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, तो सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, बट बाकी तीनों ही केसेस में पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? रिटायरमेंट विद अदर पार्टनर्स कंसेंट, ये है. रिटायरमेंट इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी है. इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल नोटिस दे के भी है. बट रिटायरमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, ये कोई मोड ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर नहीं माना जाता. नेक्स्ट, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप एट विल, a retiring partner has to write a written notice to all the partners. Next, retiring partner continues to remain liable to third parties for act of the firm until public notice is given of the retirement from the date of retirement up to the close of financial year, so long as the firm uses his name. जैसे आप अपने पब्लिक नोटिस दे दोगे, उसके बाद आप हर लाइबिलिटी से, जो भी थर्ड पार्टीज की लाइबिलिटी है, उससे फ्री हो जाओगे. तो करेक्ट आंसर होगा ए. Next, to avoid liability to third parties, public notice of retirement should be given. Such public notice must be given by retired partner only, by any partner of the reconstituted firm. कोई भी दे सकता है, खुद भी रिटायरिंग पार्टनर दे सकता है, उसके बिहाफ पे भी कोई पार्टनर दे सकता है नोटिस. Next, a partner can be expelled from a firm if power to expel is conferred by express agreement in good faith by majority of partners after giving opportunity of explanation. ये नहीं कि किसी को एक्सपेल करना है तो सीधे निकाल दिया, पहले उनको बोलने का राइट देना चाहिए. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, अ रिटायर्ड पार्टनर मे बी लायबल फॉर डेट्स इनकर्ड बिफोर रिटायरमेंट, येस. फॉर डेट्स इनकर्ड आफ्टर रिटायरमेंट अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन. करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी. Next, which of the following condition is not necessary for expulsion of a partner? The power of expulsion must be given in the partnership deed. Such power has been exercised by majority of the partners. Such power has been exercised in good faith. An FIR has been filed in the police station. FIR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उनको बोलने का मौका दे दो और आपके पास एक रिटन राइट होना चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मिलकर के एक्सपल्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट, unless there is a contract to the contrary, the effect insolvency of a partner is that अगर कुछ नहीं मेंशन है तो उस केस में फर्म का डिसोल्यूशन हो जाएगा, और अगर आपने लिख दिया कि एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा. नेक्स्ट, नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन माइनर अटेनिंग मेजॉरिटी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म. करेक्ट आंसर होगा ए, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर. नेक्स्ट, an outgoing partner can carry on a competing business and also advertise such business. For this purpose, in the absence of the contract to the contrary, he can use a firm's name. He cannot use a firm's name. He cannot represent himself as carrying on the business of the firm. देखो, ना तो वो फर्म का नाम यूज़ कर सकता है और ना ही वो खुद को ऐसे प्रेजेंट कर सकता है कि वो फर्म के बिहाफ पे. क्लियर? करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी. बाकी वो बिजनेस करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम बिजनेस वो रन कर सकता है. नेक्स्ट, as per section 38, when constitution of the firm is changed, the continuing guarantee given to the firm or to a third party in respect of the transaction of the firm is not affected at all. भले constitution change हो गया, बट पहले जो अपने थर्ड पार्टी को राइट दिया है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म. अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन सारे पार्टनर्स के बीच में हो गया तो इसका मतलब फर्म बंद हो रही है. नेक्स्ट, if all partners or all but one partner of the firm are declared insolvent, और कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो फर्म खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी. नेक्स्ट, अ फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स टर्म फॉर विच द फर्म वॉज कंटिन्यूड, बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग इलीगल ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एन इवेंट. अगर इलीगल हो गया आपके फर्म का बिजनेस तो उस केस में तो बंद करना आपके फर्म को ज़रूरी है. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, if any event happens which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on its partnership, then firm is compulsorily dissolved. Clearly, अगर आपके फर्म का बिजनेस इलीगल या अनलॉफुल हो जाए तो फिर आपके फर्म को बंद करना ज़रूरी है. Unless agreed otherwise, a firm is dissolved by the death of a partner. Yes, अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो एक पार्टनर की डेथ से फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है.
A partnership may be dissolved by any partner by giving a notice to other partners in case of partnership at will. Next, which of the following do not constitute a ground for dissolution by court? Misconduct by partner, transfer of interest by partner, just and equitable grounds, insolvency of a partner. करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बाय पार्टनर में कोर्ट के थ्रू डिसोल्यूशन कराना जरूरी नहीं है. नेक्स्ट, अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म losses including deficiencies of capital shall be first paid out of profits. Next, upon dissolution of a firm, losses including deficiencies of capital shall be paid first out of profits and then out of capital, and finally by the partners individually in their profit sharing ratio. Next, in settling the account after dissolution, the firm's assets shall be first applied in. सबसे पहले कहाँ अप्लाई होता है? जो थर्ड पार्टीज हैं फर्म की, उनके डेट्स के पेमेंट में. तो करेक्ट आंसर होगा ए. Upon dissolution, the firm's assets after settlement of the debts of the firm to third parties and partners' loan shall then be applied in. अगर थर्ड पार्टी का पेमेंट हो गया, पार्टनर के लोन का पेमेंट हो गया, तो फिर हम पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते हैं. नेक्स्ट, where a partnership contract is rescinded on grounds of fraud or misrepresentation, the party entitled to rescind is also entitled to rank in respect of any payment made by him for the firm's debt as a creditor. Next, after a firm is dissolved, every partner or his representative may restrain any other partner or his representative firm carrying on similar business in the firm's name or buying firm's property for own benefit until the affairs of the firm are completely wound up. Next, in settling the accounts of a firm after dissolution, the goodwill of the firm must be included in the assets, may be sold separately, may be sold along with the assets of the firm. कोई भी एक्शन आप इसमें से ले सकते हो. करेक्ट आंसर होगा डी. Next, when goodwill of the firm is sold upon dissolution and a partner carries on a competing business, which of the following is permissible? Use of firm's name, holding out as carrying on the business of the firm, no. Soliciting the custom of the firm's customers, suppliers, etc., no. None of the above. अब फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, अगर आप सेम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कर लो, बट ये सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट, पब्लिक नोटिस इन केस ऑफ अ फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड. किस केस में? फर्म पार्टनर के एडमिशन के केस में. नेक्स्ट, पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन द केस. एडमिशन में ज़रूरी नहीं है, डेथ में भी नहीं एंड रिटायरमेंट में भी नहीं. किसका रिटायरमेंट हो रहा है? स्लीपिंग पार्टनर का, तो उस केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती. एक्सरसाइजिंग ऑप्शन टू कंटिन्यू नॉट ऑन अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी बाय द माइनर, इसमें विद इन 6 months आपको नोटिस देना होता है. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, when goodwill of the firm, the selling partners may agree with the buyer that they will not carry on similar business within a specified period or within a specified local limits. Such agreement in restraint of trade shall. इसका करेक्ट आंसर होगा ए, valid if the restrictions imposed are reasonable. अगर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो उसमें यही लगाई जाती है ना कि आप 6 महीने तक सेम बिजनेस नहीं कर सकते, सेम लोकेलिटी में नहीं कर सकते, तो ये वैलिड ही होता है. बस ये है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, public notice under the Partnership Act is given in the following manner: serving a copy of the notice to the registrar of firms, publishing the notice in the official gazette, publishing the notice in one vernacular newspaper circulating the district whether the firm's principal place of business is situated. Correct answer होगा D, all of the above. Next, identify the incorrect statement. When a firm is constituted for a fixed duration, it cannot be dissolved before the expiry of that duration. हो सकता है, ये statement incorrect है. A partnership at will can be dissolved by wish of even a single partner. हाँ, एक सिंगल पार्टनर के थ्रू भी यहाँ पे डिसोल्यूशन हो सकता है. When a partner of the firm becomes lunatic, the firm dissolves automatically. No, यहाँ पे कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है. Even after dissolution, partners of a firm continue to be liable for acts of the firm until the affairs of the firm are finally wound up. No, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, A, B, C are partners of an unregistered firm. D owns this firm 1,000 on a contract. The firm filed a suit against D. The suit is dismissed for non-registration of the firm. The firm is registered later on. In this case, which one of the following statement is most appropriate? The firm can successfully bring the suit against D. अगर रजिस्टर हो गए हैं तो फिर आप केस फाइल कर सकते हैं. X, Y and Z are partners in a firm. X without the authority of Y and Z buys certain shares in his name out of partnership money. Will shares constitute partnership property? Yes. भले उसने अपने नाम पे खरीदे पर किसके पैसे से खरीदे? फर्म के नाम से, तो वो फर्म की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी. A, B and C are partners. C is a sleeping partner who is not known to the creditors. C retires without giving public notice of his retirement. Is C liable for subsequent debts incurred by A and B
ए और बी आगे जो भी डेट इनकर्ड करेंगे उसके लिए वो लायबल नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर था और स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। तो करेक्ट आंसर होगा ए, नो, सिंस ही इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर। क्लियर? ये ओवरऑल 159 एमसीक्यू से रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी एक टॉपिक मेरा पार्टनरशिप एक्ट से बचा हुआ है जहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे डिटेल डिस्कशन करना है, क्योंकि उससे ना बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वो हमने यहाँ मिक्स नहीं किया, उसके लिए हम एक अलग क्लास डालेंगे जहाँ सिर्फ एमसीक्यूज होंगे रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स। क्लियर? अब आज के सेशन में अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बहुत रेलेवेंट है हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, और जितने टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है हमने सबसे एमसीक्यूज कवर किए हैं। 2-3 टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना। एक जैसे आप लोगों का इम्प्लाइड अथॉरिटी है, इस पे आप लोगों को डिटेल स्टडी करना है। एक क्या मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म है, उस पर अच्छे से स्टडी कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम इसी तरीके से और एमसीक्यूज अपलोड करने वाले हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।